हाय एवरीवन, अमन कुमार दिस साइड एंड यू आर वाचिंग द चैनल कमेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 टर्म 2 की प्रिपरेशन के बारे में। तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 12 से रिलेटेड सारे नोट्स, लेक्चर्स, कंटेंट सब कुछ मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टर्म 2 में आने से पहले सबसे पहले हम टर्म 1 के बारे में बात कर लेते हैं। आप में से जिसका टर्म 1 अच्छा गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आपका टर्म 1 बहुत बढ़िया गया। लेकिन अगर किसी का टर्म 1 खराब भी गया तो यार अब उसे छोड़ दो, क्योंकि अब उसे हम चेंज तो नहीं कर सकते, इसलिए अब टर्म 2 पे ध्यान दो। टर्म 1 आपका थोड़ा सा टफ भी था, क्योंकि आपके लिए पहली बार ऑब्जेक्टिव था और जो क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज काफी सिमिलर ऑप्शंस आ रखे थे। तो अब उसे आप छोड़ दो, टर्म 2 के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टर्म 2 के बारे में। तो टर्म 2 आपका वैसा ही होने वाला है जैसा हर ईयर में होता है, सब्जेक्टिव। बस डिफरेंस इतना है, लास्ट ईयर तक सारे के सारे एग्जाम्स जो वो 80 मार्क्स के होते थे, लेकिन आपके केस में वो जो है 40 मार्क्स का है। तो आपको अब राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करनी होगी और शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आपको टर्म 1 में ज़्यादा टाइम नहीं मिला था रिवाइज करने के लिए एग्जाम्स में। इसलिए आपको ट्राई करना होगा कि शॉर्ट नोट्स ऐसे बना सको कि एक दिन के अंदर अंदर आपका रिवाइज हो सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उस सब्जेक्ट से जिस पे बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो है इंग्लिश। इंग्लिश में हमें ध्यान देने की थोड़ी ज़रूरत इसलिए क्योंकि इस बारी टर्म 1 में जो ऑप्शंस थे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर आए थे, तो हो सकता है आपके मार्क्स थोड़े से कम हो, इसलिए आपको इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा और ट्राई करना कि आप अभी स्टार्टिंग से ही इसको प्रिपेयर कर सको। एंड में जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अदरवाइज। और ये जो सब्जेक्ट है यही आपका जो आगे कॉलेज एडमिशन है उसको रोक सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है आपका इंक्लूड होएगा ही होगा, एक्सेप्ट अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जो कि मोस्टली बच्चों के पास कॉमर्स में तो नहीं होता है। तो इंग्लिश में आपको जो है चैप्टर रीडिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस पे, और जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान देना। और इंग्लिश के लिए आपको बेसिकली ज़्यादा टाइम भी डिवोट करने की जरूरत नहीं है। आप डेली दिन के एंड में आप जो है आधा घंटा या फिर 15 मिनट 20 मिनट भी प्रोवाइड करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। आपको सिर्फ जो बुक है उसमें रीडिंग करना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर हो सके तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अगर आप इंग्लिश के नोट्स नहीं भी बना पा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस चैनल पे आपको इंग्लिश के जितने भी चैप्टर हैं उनकी शॉर्ट जो भी नोट्स हैं वो प्रॉपर आपको मिल जाएगा। आप उसको डायरेक्टली प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हो, आपका उसमें सारा का सारा चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको बस वो देखने हैं। आप वो किसी भी नेट पे कोई भी साइट है उस पर चेक कर सकते हो, आपको क्वेश्चन आंसर दोनों मिल जाएगा। तो आप एक बार ही उसे जरूर चेक करके जाना, क्योंकि इस बार जो डिफिकल्टी लेवल होगा हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टर्म 1 में थोड़ा सा हाई था। और टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप थोड़ा सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करो। तो सैम्पल पेपर्स अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी आप मेन फोकस अपना सिलेबस कंप्लीशन में रखो। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको मिनिमम कोशिश करना 2 से 3 सैम्पल पेपर मिनिमम, हो सके तो थोड़े से ज़्यादा ही सॉल्व कर लेना, अराउंड 5-6 तक, लेकिन मिनिमम जो है 2 सैम्पल पेपर्स आपको ज़रूर सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, जो कि है अकाउंट्स। अकाउंट्स जो है वो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि काफ़ी आसान रहता है। एक ही फॉर्मेट होता है, मोस्टली सब क्वेश्चन में आपको लेजर्स बनाने होते हैं और किसी किसी क्वेश्चन में आपको जर्नल पूछ लेते हैं। तो अकाउंट्स के लिए आपको एक टिप मैं ज़रूर दे दूं। आपको कई लोग बोलेंगे कि आप पेपर जो है उसमें फॉर्मेट्स जो है वो पेन से बनाना, आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप पेंसिल से अभी से ही बनाने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर में अगर आपको फॉर्मेट थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो आप पेंसिल से उसे चेंज कर सकते हो। पेन में लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मेक श्योर कि आप अभी से पेंसिल से जो है फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस करके रखो। और हो सके तो एक जो है कुछ नोट्स बना लो जिसमें आप जो अकाउंट्स की थ्योरी है और जितने फॉर्मेट्स हैं उनको जो है अलग से रख सको, ताकि एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर सको। और अभी से जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो ट्राई करो उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसी क्वेश्चन पे आप पेज नंबर्स भी मार्क कर दो अपनी नोटबुक के, कहाँ पे आपने उसका सोल्यूशन कर रखा है, क्योंकि एंड में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी रिवीजन के लिए। आपको इधर उधर आंसर्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि नेट पे आपको सोल्यूशन तो मिल जाएगा लेकिन उनके सोल्यूशन काफ़ी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग मेथड्स यूज़ कर रखे होते हैं। आंसर वही आता है लेकिन आपको जो है एंड टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए आपको जो है अपने आंसर्स जो है अपने जहाँ पे भी मार्क कर रखे हैं उसे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और जो आपकी जो भी बुक लगा रखी है स्कूल में आप मेनली उसी पे फोकस करना, और सारे क्वेश्चंस भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करना जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं आप उन्हें ही बस सॉल्व कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो और आप जो है
इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट्स हैं वो ज़रूर मार्क कर लेना, और एक सेपरेट नोटबुक में एडजस्टमेंट रजिस्टर बना सकते हो जिसमें आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपने वो सारे के सारे लिख रखे हो, ताकि एंड में आपको रिवीजन में आसानी हो। तो अगले सब्जेक्ट की हम बात करते हैं वो है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज जो है वो सबसे इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको मोस्टली जो एनसीईआरटी है उसी में से ही आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस स्टडीज के केस में आपको अगर कोई एक्स्ट्रा बुक आप कोई भी प्रेफर कर रहे हो तो सिर्फ केस स्टडीज के लिए प्रेफर करना, क्योंकि जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी का ही आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जितने टीचर्स भी जो एग्जामिनर्स होते हैं, बोर्ड चेकर्स, वो सबके सब एनसीईआरटी को ही कंसिडर करके ही जो पेपर है उसे चेक करते हैं। और मेक श्योर कि जितनी भी हेडिंग्स हैं आप उसको प्रॉपर नोट करके रखो। हेडिंग्स के लिए आप कोशिश कर सकते हो कि आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। अगर आप किसी भी वजह से फ्लो चार्ट नहीं बना पा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इस चैनल पे आपको आगे जो है बिजनेस स्टडीज के जितने फ्लो चार्ट्स हैं और जो भी शॉर्ट नोट्स रहेंगे मैं कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड कर सकूं आपको। तो आपको मेन फोकस बिजनेस स्टडीज पे बुक रीडिंग पे देना है कि मिनिमम आप एक बार ही तो जो बुक्स है उसे रीड करके जाओ। एनसीईआरटी की जो दोनों बुक दे रखी है उसके अलावा आपको कुछ करने की नीड नहीं है, और जो बैक क्वेश्चन है आप उसको एक बार ही जरूर कंसिडर कर लेना। अच्छा, एनसीईआरटी में कुछ कुछ केस प्रॉब्लम्स भी दे रखी होती है बैक क्वेश्चन में, आप चाहो तो उन्हें छोड़ सकते हो क्योंकि वो इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होता एग्जाम्स के हिसाब से, लेकिन पास्ट ईयर में जितने भी केस स्टडीज आ रखी है आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस करो। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे अब हम आते हैं वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में जो है थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों आ जाते हैं, और इस बार आपके सिलेबस में नेशनल इनकम और इनकम एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। तो जिस बच्चे ने अगर उसको अभी पूरा का पूरा नेशनल इनकम और इनकम एम्प्लॉयमेंट कर लिया और प्रैक्टिस कर लो, इसमें भी आप जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके आंसर्स मार्क करके रख लो, बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आपने वो कर रखे हैं तो आपके लिए एंड में बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी जो है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसमें कवर करने में, न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जो भी इंडियन इको का पार्ट है उसमें आपका मेजर पोर्शन जो है वो तो हट चुका है, जो एंड के 4 चैप्टर्स है उनमें थोड़ा सा डेटा ही ज़्यादा है, अदरवाइज आपको इतनी कोई नीड नहीं है। डेटा जो है आपको स्पेसिफिक याद रखना होता है, बहुत सारा डेटा आपको याद रखने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर अब आपका होगा नहीं, अब सब्जेक्टिव पेपर है, तो आप थोड़ा सा अगर डेटा स्किप भी कर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो लास्टली हम बात करते हैं मैथ्स की। जो नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं इस बारी, क्योंकि आपका जो है इंटीग्रेशन आ रहा है तो आपको थोड़ा सा अभी से फोकस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में काफ़ी सारी फॉर्म्स और टाइप्स हैं। तो अगर आप अभी से ही इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एंड में जो है ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए एंड में इसको कवर करना। अगर आप चाहो तो मैथ्स की अगर आपको फॉर्मूला शीट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपका जितने भी टर्म 2 में चैप्टर्स आने वाले हैं उन सबकी फॉर्मूला शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैथ्स में आप इंटीग्रेशन अगर आपका हो जाता है तो जो आगे के चैप्टर्स है एरिया ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन वो बहुत ही इजीली आपका हो जाएगा। उसके बाद जो अगला चैप्टर है 3D वेक्टर, इस सब्जेक्ट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं क्लास 11th के, अगर नहीं आते तो पहले आप उनको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो, तो आपको इस चैप्टर में आसानी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका वेक्टर जो है वो स्ट्रांग है तो आप 3D को जो है आसानी से कर सकते हैं, लेकिन 3D में आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि जितने भी फॉर्मूले आप उनको डायरेक्ट याद मत करो, आप उनको थोड़ा सा समझो कि फॉर्म्स जो है वो क्या है और फॉर्मूले किस हिसाब से डिराइव हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप वो करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि 3D में काफ़ी बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं। तो अगर आप इस हिसाब से करोगे तो आपको मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैथ्स में आपकी जितनी भी एनसीईआरटी में जितनी प्रॉब्लम्स दे रखी है इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, आपको सारे के सारे सॉल्व करने, कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बारी, तो आपको आसानी हो जाएगी। और अगर इफ़ पॉसिबल हो सके तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको जो है थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। बाकी इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपका अभी से प्रिपेयर हो रखा हुआ तो एंड में आपको बहुत कम टाइम लगेगा रिवाइज करने में, अदरवाइज आपको जो है ये सब्जेक्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है सब्जेक्ट। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया हर सब्जेक्ट में से आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि आप जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। तो जितना हो सके उतना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और आप इन सब टिप्स को जो भी मैंने दिया हर सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। क्योंकि ये जितना भी कुछ मैंने आपको बताया ऐसे मैंने हवा में बात नहीं करी है, जो मैंने फॉलो किया था क्लास 12 में मैंने आपको सेम टू सेम वही बातें बता दी है। तो अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना।
और अगर आपको डेली कंटेंट चाहिए क्लास 12 से रिलेटेड, जिसमें मैं कुछ ना कुछ टिप्स और जो पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट वो मैं शेयर करता हूँ, तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक प्रोवाइड कर रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वही पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।